Assalamualaikum class, I'm your teacher Laiba over here. So class, so what I supposed to teach you today is actually about बायोलॉजिकल प्रोसेस. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्क्रीनिंग का जिक्र किया था, हम लोगों ने सेटलिंग एंड ग्रिंडिंग इन टैंक्स के बारे में जिक्र किया था, हमने सेडिमेंटेशन का प्रोसेस का जिक्र किया था. सो क्लास पोल्यूशन एक तरीके से इस तरीके से भी फैल रही है कि वो BOD में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑक्सीजन की डिमांड है जो जो स्पीशी परफॉर्म किए हुए है. सो ऑक्सीजन की डिमांड के लिए आप लोगों को अपना एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो दिमाग अता किया है उसके ज़रिए हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अवेयर होना ज़रूरी है. और अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम लोग डेंजर में चले जाएंगे और इसके लिए इन चीज़ों पे कोई अमल करने वाला रह ही नहीं जाएगा. सो हमें अवेयर होना पड़ेगा, पहले इसको जानना पड़ेगा कि ये है क्या, और फिर उसके बाद जाके इस प्रोसेस को हमने अपने पाकिस्तान में भी लेके आना है. हम लोगों को भी चाहिए कि हम स्क्रीनिंग करें अपनी सारी वॉशरूम से आने वाले गंदे कचरे को और ये सब कुछ गंदगी को स्क्रीनिंग करें, इसके अंदर को सफाई का एक निज़ाम पैदा करें. सो द लिक्विड ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक कंटेनिंग materials is biologically treated oxygen of air microorganism in a particular environment is needed for such decomposition. So हमें डिकम्पोजिशन के लिए एक तरीके से एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नीड टू सच, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो जाए. सो क्लास, हम लोग इधर ये बात प्रूव कर रहे हैं कि डिकम्पोजिशन के लिए एक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है एक तरीके की स्पेसिफिक किस्म की प्लेटफॉर्म की कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन ले सके. ऑक्सीजन के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, तो खुली हवा में उस गंदगी को रखा जाएगा, उसका 4th स्टेप है. और all this is arranged in a single equipped vessel. The polluted water is pumped into a tank where it is mixed for hours with the air and activated sludge. तो एक बड़े से टैंक में ये सारा गंदा पानी डाल दिया जाएगा और फिर उसको गोल गोल तेज़ी से अच्छे से हवा के साथ गुजारा जाएगा. ये क्यों गुजारा जाएगा? ताकि सारी जो गंदगी होगी वो ख़त्म हो जाए, यानी कि हवा का प्रेशर दिया जाएगा ताकि डिकम्पोजिशन में आसानी हो. अ फास्ट मूविंग क्लेन सेट इन ऑपरेशन, और एक फास्ट मूविंग क्लेन सेट ऑपरेशन में लगाया जाएगा. बैक्टीरिया respired aerobically consume molecules of fat, proteins and carbohydrates. The Parazoa as secondary consumer feed on the bacteria, and decomposition is accelerated by adding fertilizers such as urea and ADP. So ADP और इस तरीके से DAP डैप का नाम का यूरिया फर्टिलाइज़र जो है उस वो मौजूद होगा उस पानी में. गंदे पानी को एक तरह से ठहरा दिया, फिर इसको हवा के साथ गुजारा ताकि बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है वो ऑक्सीजन उसके पास और ज़्यादा अच्छे काम तरीके से मिल जाए, और वो सारा का सारा गंदगी है उसको ख़ुद गलाने सड़ाने का काम करके हवा में ले जाए, और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़े कि वो गंदा पानी उसमें डाला जाए. लेकिन पानी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता. हवा के साथ इसको मिक्स करके एक गंदगी एरोबिक बैक्टीरिया है जो एरोबिकली सांस लेता है, और जब वो एक लिविंग बैक्टीरिया भी एक लिविंग चीज़ है, तो वो जब सांस लेगा तो वो सारे का सारा उसके अंदर फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो गंदगी के अंदर मौजूद होंगे वो ले लेगा और फिर वहाँ से चलता बनेगा. इसके बाद है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस. ये 5th है. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फिर से हुआ है. The treated water was introduced to sedimentation tank where activated sludge settles out. इसमें ये बात बताई है कि सेडिमेशन टैंक के अंदर ये होगा कि एरोबिकली एक चीज़ एरोबिकली ये सेडिमेशन टैंक के अंदर ये होगा कि एक बैक्टीरिया जब एरोबिकली रिस्पायर कर लेगा उसके अंदर से गंदगी निकाल देगी हद तक, फिर उसके बाद दोबारा से वो पानी एक टैंक में डाला जाएगा
जिसके अंदर स्लजेस सेटल्स और जिसके अंदर जो स्लजेस मौजूद होते हैं वो हटाए जाएंगे। अ पार्ट ऑफ दिस स्लज इज सेंट बैक टू द प्रोसेस टैंक, और उसके बाद ये स्लज दोबारा से प्रोसेस टैंक के अंदर डाले जाएंगे। रेस्ट ऑफ द स्लज इज टेकन आउट फॉर डी वाटरिंग, और जो बाकी बचा हुआ जो स्लज होगा वो डी वाटरिंग के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। द ट्रीटेड वाटर इज समटाइम्स डिसइंफेक्टेड बाय क्लोरीन गैस, और जो ट्रीटेड वाटर होगा वो डिसइंफेक्ट होगा क्लोरीन गैस की मदद से, यानी कि क्लोरीन गैस के ज़रिए वो ट्रीटेड वाटर डिसइंफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दीज स्टेजेस द ट्रीटमेंट द ओरिजिनल सीवेज इज चेंज इनटू हार्मलेस लिक्विड। जो गंदा गाढ़ा गंदा पानी था जो नालियों से वॉशरूम से और हर जगह से चल के आ रहा था वो अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक साफ सुथरे पानी में। मतलब कि बहुत साफ तो नहीं होंगे, बस वो हार्मफुल तो कभी नहीं होगा। Drained into the river, seas, soil sludge obtained may be used as fertilizer। और वो ड्रेन किया हुआ पानी आप फर्टिलाइजर के तौर पे भी, खुराक के तौर पे प्लांट्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक पूरा प्रोसेस है क्लास, गंदे पानी को कितने अच्छे से परफेक्टली कन्वर्ट कर दिया हार्मलेस वाटर में। अमेरिका में अगर आप लोगों ने इट मूवी देखी है तो इट मूवी में आपको एक 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 सीन था जिसके अंदर वो नाली वाले रास्ते में अपने भाई की तलाश में गया होता है। तो क्लास वहाँ पे ये बात हुई है कि वहाँ पे ये प्रोसेस आम तौर पे नज़र आ रहा था कि हवा एक तरह से छोड़ी जा रही थी, तो वो सारा ड्रेनेज सिस्टम था उनका, सीवेज सिस्टम था, और वो इतना परफेक्ट था, वो अंडरग्राउंड था। उनकी सारी नालियाँ पानी के ज़रिए, यानी कि छोटी छोटी नालियाँ अंडरग्राउंड तरीके से जाके इस अमल के बाद फिर जाती हैं पानी के अंदर। तो क्लास कितना हार्मलेस वाटर वो लोग, कितना हार्मलेस वाटर होता है वो जो आप लोगों के लिए परफेक्ट होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोल्यूशन। फिर से ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ने वाले, नॉट पोल्यूशन, सॉरी। सो क्लास पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक जगह पे जितने लोग रहते हैं, जितने भी रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सो क्लास नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो बहुत सारे लोग एक ही जगह पे एक साथ रह रहे होते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। द एरिया मे बी टाउन, डिस्ट्रिक्ट, अ कंट्री, और वुड बी अ होल, वुड बी एज होल वर्ल्ड। सो ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात हो सकती है, एक टाउन की, एक छोटे से इलाके में, या एक शहर में, या एक पूरी कंट्री की। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एस्टिमेट लगाते हैं। द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज व्हेन पीपल आर बॉर्न ईच ईयर देन डाई ईयर। सो हर साल बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और बच्चे और जो पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डाई रेट, यानी कि मरने वालों से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा क्लास, अगर मरने वाले ना मरे और जो और बच्चे हैं वो आते रहे, तो हमारे पास यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं रहेगी, और जब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं रहेगी तो एक तरह से बहुत ज़्यादा अजीब सा समा आ जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, ना खुराक रहेगी, ना खाना रहेगा, ना कुछ रहेगा। So human population grows when more people are born each year than die. The rapid rate of human population is a matter of great concern for the ecologists. So ये ecologist इसका बहुत ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट, वास्ट एस्टिमेट इसका लगा रहे हैं कि हाँ ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हैं मौजूद यहाँ पे जो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से काम कर रहे हैं। सो क्लास आज के लेक्चर में मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने वाली हूँ। सो क्लास इसके अंदर ये बताया कि पॉपुलेशन हमारी 2n नंबर के अंदर, यानी कि 4 है तो 6 हो जाएगी, और 6 है 4 है तो 8 हो जाएगी, और 8 है तो 16, यानी कि अब 16 है तो 32 हो जाएगी। यानी इतने ज़्यादा रेशोज़ के ज़रिए
ये बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, और ये रुक नहीं रही। हमारे बूढ़े 70 साल के बाद मरते हैं, और हर 70 साल में कितने बच्चे आ जाते हैं, ये आप सोचें पूरी दुनिया में। तो ये एक ओवर पॉपुलेशन का कॉज हो रहा है। So, increasing in human population, continuously using duplication the natural resources on the earth and upsetting the balance of nature. तो जितने इंसान उतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल, वो पानी भी इतना इस्तेमाल करेगा, वो पेट्रोल भी एक इंडिविजुअल इतना ही इस्तेमाल करेगा, वो दरख्त का भी यानी पेजेस का भी उतना ही इस्तेमाल करेगा। The upsetting the balance of nature, this rapid growth of population has led to an increase in demand for land. So ये ओवर पॉपुलेशन की वजह ये है कि हमारे यहाँ के इलाके बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लैंड के लिए। To fulfill this demand, forests are cleared and trees are cut down. तो इसमें इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं और ट्रीज़ को भी काटा जाता है, और इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सो इसका प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। वेन एवर द लैंड ऑफ एनी region is cleared for the purpose, the natural ecosystem of that region is destroyed, which in return result in the destruction of natural habitats, disturbance of balance of nature. So class, ये एक तरीके का इम्बैलेंस कॉज करेगी क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन के अमल पे ला रहे हैं। सो क्लास, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, ये एक इलाका है, यहाँ पे घर बन गए तो और भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही, तो एक और इलाका आ गया। सो क्लास, एक और इलाका आ गया है, और उस इलाके में ये होता है कि सो क्लास, इधर आपको इस बारे में भी बताया है कि डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस क्या है। क्लास ये एक इलाका है और ये एक इलाका है, तो यहाँ पे अब इस इलाके के लोग ज़्यादा हो गए तो उन्होंने इलाका चेंज करना है। इलाका चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा जंगल था, तालाब था, खूबसूरत सी फिज़ा थी। उन्होंने इस खूबसूरत जगह को काटना शुरू किया। ये एरिया इन्होंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो तालाब थे उनको बंद किया, इनके यहाँ के दरख्त काटे, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। फिर उनके बाद यहाँ पे इनको कारखाने की भी ज़रूरत है, इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है। इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के दूर जाके एक इंडस्ट्री भी बना दी। फिर उसके बाद इनकी कोशिश है कि अब ये और पार्क्स वगैरह बना के ये जगह भी कंट्रीब्यूट ले लें, अपने ले लें। तो जो सारे एक्वेटिक लाइफ के एनिमल्स होंगे या यहाँ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, शेर, चीता, सब कुछ एक तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। उनको बर्बाद कर दिया जाएगा और उनकी नेचुरल सिस्टम को बर्बाद किया जाएगा। सो क्लास, ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सोचें इस चीज़ के बारे में। सो क्लास, आप लोगों को होप सो इस लेक्चर के बारे में समझ में आ रहा हो कि अर्बनाइजेशन यानी अर्बन पीपल एक जगह से दूसरी जगह अपना तो अर्बन पीपल एक जगह से दूसरी जगह अपना रास्ता चेंज करते हैं। सो क्लास, इस लेक्चर में आपको पता चल रहा होगा कि मैं इस टाइम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो क्लास, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। सो क्लास, एक और बात मैं आपको एक बात इसी लेक्चर के दौरान में बताना चाहूँगी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ ने क्या किया। क्लास, चाइना की पॉपुलेशन बेहद ज़्यादा है, तो वो लोग अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बेबीज़ पैदा करते हैं, 2 से 1 ज़्यादा नहीं पैदा करते। सो द रीज़न इज़ दिस कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक मैनर से पता लगेगा कि क्यों ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, क्योंकि वो सिर्फ 2 बेबीज़ पैदा करेंगे, और जो थर्ड बेबी होगा उस पर उनको फ़ाइन भी चार्ज होगा, और उसकी जो एक्सपेंसेस है वो भी उन्हीं के ऊपर होंगी। बाकी वो जो 2 बेबीज़ जो उन्होंने पैदा किए वो गवर्नमेंट ही उसकी सारा निज़ाम वगैरह संभालेगी। सो ये एक प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है।
इसी तरीके से अमेरिकन्स भी यही चीज़ फॉलो करते हैं। उनके एक या दो बेबीज़ होते हैं, एक या दो बेबीज़ से ज़्यादा बेबीज़ नहीं होते, क्योंकि ताकि वो लोग पॉपुलेशन पे एक अमल करें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में दो से ज़्यादा, आठ आठ, 16 16, 17 17, अक्सर तो 20 बेबीज़ वाले घर भी पाए जाते हैं। सो क्लास, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पे टैक्स लगाएंगे नहीं, बाकी सबकी जिम्मेदारियाँ उठाएं, और ये वाला सिस्टम जो चाइना में हो रहा है वो यहाँ पे भी ले आए, तो हमारी भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा नंबर में नंबर्स में बढ़ रहे हैं। वो गरीब लोग जो बहुत छोटे घरों से होते हैं, तो जब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके बच्चे चाइल्ड लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट सी और ये सब चीज़ का शिकार होते हैं। वो पढ़ तो नहीं पाते, बट जब वो पढ़ नहीं पाते तो उनके बेबीज़ ऐसे होते हैं कि वो छोटी छोटी उम्र में ही काम करने के पीछे लग जाते हैं। और जब वो काम करना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो इनके लिए ही एक टाइप की परेशानी का वो अमल होता है कि वो और बच्चों को भी देखते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं और वो नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे बच्चे पैदा ही ना करें जिनको आपको मजदूर बनाना हो। सिर्फ दो बेबीज़ ही पैदा करें और उनसे ही उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनसे आगे बढ़ें। तो गुर्बत की सबसे बड़ी निशानी पॉपुलेशन भी है। अगर आप दो होंगे या आपके दो बेबीज़ होंगे, एक पेरेंट एक फादर और दो बेबीज़, खाना भी कम आएगा। अगर आपके उसके बरक्स 8 बेबीज़ होंगे और खाना उसके लिए ज़्यादा आएगा। सो क्लास, ये लेक्चर आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें, आप अपने पेरेंट्स से इस बात की डिस्कशन करें, आप फ्री होकर अपनी खाला मामू इन सब से डिस्कशन करें कि बेबीज़ और ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। इनको पालने के लिए भी उतनी ही एक्सपेंसेस और ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होगी। सो जितनी कम होगी पॉपुलेशन, उतना ज़्यादा फूड रेट मॉडरेट पैनल पे चढ़ेगा। सो क्लास, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, very minute living organism not seen without the aid of microscope. सो माइक्रोस्कोप के बगैर हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। उन ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बगैर दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, उनको बीमार करने के काम आ रहे हैं, या फिर ऐसे जेरेसीमों के बारे में, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, very minute living organism not seen without the aid of microscope और microorganism। छोटे छोटे माइक्रोफोन्स के जरिए, एक माइक्रोफोन होता है जो अटैच होता है, वो एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम कर रहा है। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोफोन अटैच होता है, एक माइक्रोस्कोप अटैच होता है, हम और उसके साथ माइक्रोफोन भी अटैच होता है। सो क्लास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मूवमेंट, उसकी आवाज़ किस तरीके से आती है वो भी काउंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप वैसे तो कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए बहुत इजीली देख सकते हैं, बहुत कॉमनली बहुत इजीली देख सकते हैं, लेकिन बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये फ़र्क है कि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 100% रोल प्ले कर रहे होते हैं वो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप को जूम करेंगे तो ये और विजिबल होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतने ज़बरदस्त किस्म के माइक्रोस्कोप से जो आपको एक एक चीज़ 100% तरीके से ला के दिखा देंगे। सो क्लास, आज का लेक्चर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरीके से बीमारी कॉज करते हैं और क्या ये अच्छे हो सकते हैं। हाँ, ये अच्छे भी, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। बैड एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें भी आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखे जा सकते उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
There are numerous microorganic organisms, but the one which concerns us are germs or diseases. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो आमतौर पे पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिन पे नजर डाली जाती है वो है जर्म्स और डिजीजेस। वो जर्म्स है और डिजीजेस है कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। यानी कि जर्म्स और डिजीजेस की, यानी कि जर्म्स और डिजीजेस जरासीम और गंदी बीमारियां फैलाने वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हम नजर भी उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डालते हैं जो जर्म्स और डिजीजेस कॉज कर रही होती है। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन नेचर। सो ये हर जगह नेचर में मौजूद होते हैं, हर जगह, हर तरफ मौजूद होंगे। In air, water, soil, on the surface of object, living organism within the living organism। वो आपको इंसानों के अंदर, इंसानों की स्किन पे, बाहर, आसपास, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे गंदगी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वायरस, many bacteria, certain fungi and some parasites। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजी और छोटे-छोटे parasites, वायरस cause diseases in living cells। तो वायरस ऐसे होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं एक लिविंग सेल के अंदर। एंड द स्मॉलर डिजीजेस कॉजिंग बिग पार्टिकल्स नो। और जो छोटी छोटी डिजीजेस हैं जो पार्टिकल्स के अंदर आ रही होती है वो वायरस की वजह से आ रही होती है। सो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपनी फॉर्म है। सो वायरस के बारे में इधर बताया है कि वायरस भी एक लिविंग सेल है, यानी ये लिविंग भी है, ये नॉन लिविंग भी है। ये अपने आप को जनरेट कर सकता है, यानी एक रिप्रोडक्शन टाइप का इसके अंदर अमल होता है कि अपनी नस्ल बढ़ा सकता है, बट इसके अंदर कोई सेल का स्ट्रक्चर होता ही नहीं। इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और इसलिए कोई न्यूक्लियस, कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं होती, बट इसके पास डीएनए होता है। सो क्लास, दे आर ओनली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। चिकनपॉक्स, मीजल्स, चिकनपॉक्स, measles, poliomyelitis, ye are the common cold, mumps, influenza, and AIDS are few diseases caused by virus। So AIDS, influenza, mumps, cough, coughing, chickenpox, ये सब आम बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज वायरस कॉज कर रहा है। तो क्लास एक सबसे बड़ी एग्जांपल आप वायरस की इसमें ये दे सकते हैं कि कोविड, कोरोना वायरस, कोविड-19 जो बहुत खतरनाक वायरस है, आप इसका नाम भी दे सकते हैं। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरस एंड आर विजिबल अंडर द ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। सो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा बड़े वायरस हैं जो आसानी से एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर पाए जाते हैं। ऑल ऑफ द बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेन, और सारे बैक्टीरिया पैथोजेन नहीं होते। Some of the diseases caused by bacteria include boil, food poisoning and cough। तो अब कुछ डिजीजेस है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, वो है फूड पॉइजनिंग, उल्टियाँ वगैरह आना और खांसना और डायरिया और टाइफाइड, ब्रिटली जर्म्स, टाइफाइड, ब्रिटली डायसेंट्री, टाइफाइड, टीबी, ये सब चीजें आम बैक्टीरिया की फॉर्म है। Parazoa are single cell organisms which vary in size and shape। So parazoa एक single cell organism है जो size and shape में पाया जाता है, बहुत different है। Very few of them cause disease in humans, और बहुत से कम होते हैं, बहुत से कम causative diseases होती हैं जो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। यानी कि पैराजोआ भी कुछ डिजीजेस इंसानों के अंदर कॉज कर रहा होता है। पैराजोआ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल पे मुश्तमिल होता है। वेरी फ्यू ऑफ देम कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय पैराजोआ।
और थोड़ी सी कॉमन डिजीज हैं जो पैराजोआ में पाई जाती है, are malaria, amoebic dysentery, and some types of urticals in dark intestine. So malaria और amoebic dysentery दोनों एक तरीके से इसी में पाए जाते हैं। तो मलेरिया और अमीबिक डायसेंट्री की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मलेरिया और अमीबिक डायसेंट्री जो है पैराजोआ नाम की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यानी कि पैराजोआ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि पढ़ा खूब फंजी, a very few fungi are responsible for causing human diseases. तो बहुत कम फंगस होती हैं जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सम ऑफ द फंजी आर मल्टीसेलुलर, कुछ फंजी मल्टीसेलुलर होती हैं, बट सम आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होती हैं। सो क्लास मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों इन्वॉल्व होती हैं डिजीज कॉज करने के कभी कभी। Their mode of nutrition is सेप्टोट्रॉपिक। तो इसके अंदर ये बात बताइए कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्टोट्रॉपिक होता है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्टोट्रॉपिक होता है। और इसका जो सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एक तरीके से ह्यूमन पैरासाइट, कॉमन फंगल ह्यूमन रिंग वॉर्म्स के बारे में बताया, एथलीट फूड्स के बारे में बताया, और इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस ट्रैश के बारे में भी बताया हुआ है, जो आपके पास कॉमन डिजीज़ हैं जो उसका आम तौर पे आपके सामने मुहैया होती हैं। सो फंगस के बारे में भी इजीली इसी में ही आपको बताया गया है। सो रिंग वॉर्म इज अ स्किन डिजीज कॉज बाय फंगस। सो रिंग वॉर्म एक स्किन डिजीज है जो फंगस की वजह से फॉर्म होती है। The disease is spread by spores of fungus which are passed from one individual to another, the personal contact or by contact with clothing. Since the fungus can grow on clothing and personal objects, so hyphae of fungus penetrate the outer layers of skin, grow the small normal way. The red patches it spread causes इंटेंस इचिंग। इसके अंदर ये बताया कि फंगल एक डिजीज़ है। इसके अंदर रिंग वॉर्म के बारे में बताया। रिंग वॉर्म नाम की एक डिजीज़ स्किन डिजीज़ है। ये स्किन डिजीज़ हो जाती है। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं जैसे कि फंगस के अंदर, तो वो किसी के कपड़ों के साथ अटैच होके किसी और को स्किन हाथ के ज़रिए फैल जाते हैं, और फिर फैलने के बाद पूरी स्किन पूरी बॉडी पे इजीली ये फैले हुए होते हैं। सो क्लास ये एक तरीके की फंगल डिजीज़ है जो कॉमनली पाई जाती है। और इसके अलावा द रेड पैचेस एज इट स्प्रेड्स एंड कॉज इंटेंस इचिंग। और ये जैसे ही रेड पैचेस एक जगह से स्किन में फैलाए जाते हैं तो वो इचिंग, खुजली, एक तरह से हाथों पे और बॉडी पे खुजली होना शुरू हो जाती है, इचिंग कॉज करते हैं। एंड फंगस ग्रो सेंटर एंड लूजेज इट्स कलर टू नॉर्मल लिविंग सर्कुलर रेड पैचेस। तो सर्कुलर रेड कलर के गोल गोल पैचेस हो जाते हैं जिसकी एज डार्क होती है। तो सो रिंग वॉर्म इज गिवन बिकॉज ऑफ दिस अपीयरेंस। और जब डार्क रेड कलर के पैचेस आपकी स्किन पे गोल से आ जाएंगे तो उनको ये नाम दे दिया गया है रिंग वॉर्म, क्योंकि ये रेड कलर के डार्क कलर के पैचेस होते हैं। सो क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको रिंग वॉर्म बताया, फंजी बताया, पैराजोआज बताया और भी बहुत कुछ बताया। सो होप सो आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो आप लोगों को, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आपको दिया ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है और थोड़ा जो बाकी रह गया था वो भी हमने आज ही कंप्लीट किया। सो क्लास आपको ये लेक्चर यकीनी तौर पे समझ में आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर पे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।